धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्यारे सतगुरु प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं, फिर बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आज का जो प्रोग्राम है सत्संग जी, पूज्य हजूर पिताजी कल एम्स में थे दिल्ली, तो उसको लेकर के प्रोग्राम है। और जब तक और साथी सेवादार जुड़ रहे हैं तो एक छोटे से भजन के माध्यम से, अरदास का भजन है, उसके माध्यम से शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम को। लेकिन जो कल ट्रीटमेंट रहा पिताजी का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते क्या, मैं तो यहीं हूँ, लेकिन हाँ, इस भजन के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं और फिर उसके बाद जब तक और सेवादार जुड़ते हैं तो शुरू करते हैं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप प्यारे सतगुरु की प्यारे सत्संग जी, उम्मीद करता हूँ कि पूज्य हजूर पिताजी की दया में रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहन रीनू गर्ग जी, सुमित ढांडा जी,
नीरज चौधरी जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, डॉक्टर शमसुद्दीन आज़ाद जी और जसकरण भाई, मीत भाई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, कल पूज्य हजूर पिताजी एम्स आए थे और इलाज के लिए आए हैं। पिताजी के पेट में तकलीफ़ है, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, लीवर में। तो कई सारे सेवादारों ने कहा कि इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना ये था कि ये तो सूचना होनी चाहिए हमारे पास कि पिताजी का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है, लेकिन हमें उसके आसपास नहीं होना चाहिए। मेरा मानना तो ये है, जबकि मेरे घर से तो महज 15 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है एम्स। मुझे सिर्फ जमुना जी पार करके थोड़ा सा दूर जाना होगा, लेकिन हम कोशिश नहीं करते कभी इन सब चीज़ों की, क्योंकि हम व्यवस्था बनाने के लिए जाने चाहिए साहब, हम व्यवस्था बिगाड़ने के लिए नहीं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में। पूज्य हजूर पिताजी के पेट में तकलीफ़ है, जिसकी वजह से कल पूज्य हजूर पिताजी का एक तो एंडोस्कोपी टेस्ट हुआ है और एक टेस्ट और हुआ है, दूसरा एक एंडोस्कोपी हुआ और एक हुआ है MRCP। दोनों टेस्ट है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ा कहीं पे, लेकिन उससे पहले और जो पढ़ा है थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। आप सबको जान करके अच्छा भी लगेगा और कुछ लोगों को शायद तकलीफ है इस बात की कि पूज्य हजूर पिताजी बार बार क्यों आ रहे हैं बाहर। दुनिया पर बहुत कहर है इस वक्त, और संत अक्सर, जैसा हमने इतिहास में पढ़ा है, जो सीखा है और जो समझा है, संत अक्सर अपने ऊपर उन कहरों को ले लेते हैं, अपने जिस्म पर जिस्मानी बीमारियों के रूप में इन तमाम रोगों को अपने शरीर पर ओढ़ लिया करते हैं, जैसा मैंने पढ़ा भी है कई बार ग्रंथों में। और पूज्य हजूर पिताजी को अगर हम खुदा मानते हैं ना साहब, हम उसे ईश्वर, अल्लाह, राम, वाहेगुरु, गॉड सब कुछ मानते हैं, तो उसने सिखाया है और समझाया भी है कि उन्हें पल पल की खबर है और आने वाले कई वर्षों की खबर भी उन्हें रहती है। ये ऐसा मेरा मानना है साहब, आप कैसे मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना यही है कि उन्हें पल पल की खबर होती है। तो अब बात करते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी पिछले 2 महीनों में कितनी बार जेल से आए। पूज्य हजूर पिताजी पिछले 2 महीनों में 5 बार आ चुके हैं। अभी तक सुनारिया से माताजी को मिलने आए हैं, स्वयं के इलाज के लिए भी आए हैं। अभी पिताजी के पेट में इन्फेक्शन कह सकते हैं साहब, पेनक्रियाज में स्वेलिंग है हल्की, लेकिन आराम नहीं लग पा रहा है। क्या वजह है, अभी इस जो रिपोर्ट्स आई हैं जांच के बाद, उसका अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो समाचार खबरों से, आप जैसे मालिक के प्यारों से जो बात होती है, उनके हिसाब से ये आकलन किया जा सकता है कि पिताजी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। जांच चल रही है कि आखिर ये दर्द अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इसका समाधान क्या है। तो उसके लिए 2 टेस्ट हुए हैं पिताजी के, एक एंडोस्कोपी हुई है और एक MRCP, ये टेस्ट है। MRCP लुक लाइक CT स्कैन टाइप, या इस तरह की कोई मशीन होती है बड़ी सी, उसमें अंदर बाहर होकर के आपका बॉडी स्कैन होती है, जिसमें इमेजेस बनाई जा सकती हैं। मैं आपको इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ कि आखिर ये जो टेस्ट हो रहे हैं पिताजी के, वो किस रोग में होते हैं या कैसे कैसे होते हैं। MRCP टेस्ट है और दिल्ली के एम्स में, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से एक है, उस अस्पताल का नाम है साहब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स है। तो MRP स्कैन क्या है, इस पर बात करते हैं पहले। MRP स्कैन की मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलोनोग्राफी की पेश 1991 में की गई थी। यह एक विशेष प्रकार का MRI टेस्ट है जो लीवर, MRI तो आप सब सरल भाषा में समझ सकते हैं, जो छोटी मोटी उसमें होता है ना, हाँ MRI कह सकते हैं सीधे, ऐसा MRI जैसा ही है। ये टेस्ट है जो लीवर, पित्त, मूत्राशय, पित्त नलिकाओं और अग्नाशय से संबंधित मेडिकल कंडीशन का निदान करता है। यह एक गैर इन्वेसिव प्रक्रिया है जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों के उपयोग से आंतरिक अंगों की विस्तृत छवि बनाता है। यानी कि इमेज, जैसे फोटो नेगेटिव होते थे ना पहले, अब तो डिजिटल है साहब, इधर से खींचा दिखाई देता है, सामने कलर फोटो है, और ये इमेजेस बना करके
बताता डॉक्टर को समझने में आसानी होती है कि स्वेलिंग भी है तो किस स्तर पे है, या कोई भी अगर दिक्कत हो डॉक्टर आसानी से समझ सकते हैं, बजाय शरीर में कट लगाए कि भाई देखो खोल करके क्या स्थिति है। उससे बेहतर है कि आप बहुत सरलता से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब ये इसका उपयोग क्या है, इसमें लिखा है कि निम्न कारणों के लिए MRCP टेस्ट निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि डॉक्टर लिख सकता है कि भाई MRP बहुत सस्ती है, ज़्यादा नहीं है, 2500 से 5000 के बीच में। बात कॉस्ट की नहीं है, इसकी बात है इस मशीन की एबिलिटी की। ये मशीन उपलब्ध है या नहीं है, दिल्ली के एम्स में उपलब्ध है मशीन सोनू गर्ग जी। MRP तो बहुत कम है इस टेस्ट की, 2500 से लेकर 5000 के बीच में टेस्ट है। तो ये अब ये देखिए कि आखिर डॉक्टर किन किन कंडीशंस में, जब उन्हें डाउट होता है किसी को, किन किन कंडीशंस में इस टेस्ट को प्रेफर करते हैं। अब पथरी, ट्यूमर या संक्रमण के लिए आपके लीवर, पित्त नलिकाएं, अग्नाशय या अग्नाशय नलिकाओं की जांच के लिए, अग्नाशयों के कारणों की जांच के लिए जो अग्नाशय की सूजन है, जिसे हम लीवर में पेनक्रियास कह सकते हैं साहब, पेट दर्द के संभावित कारणों की पहचान करने के लिए, पीलिया के कारण की जांच के लिए, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिटिस नाम की स्थिति का पता लगाने के लिए। इस स्थिति में पित्त नलिकाएं कम हो जाती हैं और आमतौर पर सूजन अंत्र रोग से जुड़ जाती है। MRCP को पित्त नलिकाओं के कैंसर और अग्नाशय का कैंसर के निदान करने के लिए अनुशंसित किया जाता है। MRCP ERCP के लिए एक सुरक्षित विकल्प है जिसमें एंडोस्कोपी शामिल है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो हमारे पास जो खबर है सचकों के माध्यम से, उसमें ये कहा गया है कि पूज्य हजूर पिताजी की एंडोस्कोपी भी हुई है। जो सचकों की जो खबर है मैं आपको पढ़ के सुनाऊं एक बार। दिल्ली एम्स में हुई पूज्य गुरु जी के स्वास्थ्य की जांच। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा मंगलवार सुबह दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में पहुंचे। एम्स में पूज्य गुरु जी के स्वास्थ्य की जांच के लिए MRCP व एंडोस्कोपी इत्यादि जांच की गई। इसके बाद देर शाम को पूज्य गुरु जी सुनारिया चले गए। वहीं डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधक की समिति ने समस्त साथ संगत से आह्वान किया है कि साथ संगत पूज्य गुरु जी की तंदुरुस्ती के लिए सुमरन करे व सोशल मीडिया पर उठ रही बेबुनियादी व बेतुकी अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो ये आपने सबसे पहले ये भी ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग झूठी मान बढ़ाई के लिए बहुत सारी अफवाहें फैलाते हैं, बहुत सारे तरीकों से भ्रमित करने की कोशिश करते हैं साथ संगत को। साथ संगत जी, हम सब पढ़े लिखे हैं, अगर जो तरीका मेरा समझने का चीज़ों को वो आप भी ईजाद कर लें। जब भी आपको पिताजी के बारे में कोई जानकारी लेनी है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें, टीवी नहीं दिखाता है कई बार बहुत सारी चीज़ें, तो आप प्रमुख समाचार पत्र जितने भी छपते हैं किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में, जहाँ भी छप रहे हैं समाचार पत्र, जैसे दिल्ली का नवभारत टाइम्स है और हिंदुस्तान टाइम्स है, बहुत सारे अखबार हैं, उन अखबारों को लिखें आप। और लिखने के बाद ऊपर सर्च के लिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उस पर टाइप करें राम रहीम। पूज्य पिताजी का नाम भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, राम रहीम लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपको खट से पूज्य पिताजी से जुड़ी जो लेटेस्ट खबरें होंगी, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे मुकदमों से संबंधित, सभी आपको एक ही क्लिक में दिखाई देती हैं। आप ऐसा एक किसी एक अखबार पर विश्वास मत कीजिए, तमाम अलग अलग अखबारों को आप खोल करके देखें, आपको जानकारी मिल जाएगी। मुझ जैसे किसी आदमी के पीछे या उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी आपको कि ये आदमी आकर के मैं पिताजी का हेल्थ बुलेटिन देगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें गलत बता सकते हैं आपको। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि वी आर नॉट डॉक्टर्स। जो पिताजी की देख रेख कर रहे हैं, जो पिताजी की जांच कर रहे हैं, वो डॉक्टर नहीं है हम लोग। मुझ जैसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात बिल्कुल ऑथेंटिकेट नहीं होती है, जबकि जो बात डॉक्टर कह सकते हैं, जो हेल्थ बुलेटिन रिलीज करेगा जो डॉक्टर, वो हमसे बेहतर बता सकता है। तो हम उनकी बातों को अखबार के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अखबार के पास जानकारियाँ होती हैं कि भाई मुझ जैसा कोई भी आदमी वो ये कहेगा कि मेरे पास ये जानकारी है, वो अखबार के माध्यम से जानकारी होती है। क्योंकि अगर पूज्य हजूर पिताजी की केस हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, तो वो किसी आम आदमी के साथ साझा कभी नहीं की जाती है। अगर मैं कहूँ कि ये कागज़ हिला करके इस तरीके से मैं आपको सामने कागज़ लाऊँ, ये मेरे पास रिपोर्ट है, तो साहब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम कंसर्न पर्सन नहीं है जिसके साथ पूज्य हजूर पिताजी की केस हिस्ट्री को साझा करेगा कोई डॉक्टर। या तो पत्रकारों के साथ करते हैं कि भाई हेल्थ बुलेटिन देना है, क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी बहुत हाई प्रोफाइल है, उनसे जुड़ी कोई भी खबर बहुत सारा ह्यूमर पैदा करती है, बहुत सारी अफवाहें चलती हैं कि बाबा जी को ही हो गया, बाबा जी को हो गया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो तो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, वो बहुत वैसे हो गए, पता नहीं कैसे हो गए। पूज्य जी पिता ने एक चीज़ सिखाई है हम सबको, मारे राखे आपे आप, मानस के कछु नहीं आप।
आप और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं साहब, सिर्फ चीज़ों को उलझा सकते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। हमारे पास सुबह से खबर थी कि पूज्य पिताजी एम्स है, लेकिन हमने वो शाम के बाद लगभग दोपहर बाद वो खबर डाली कि भाई पूज्य पिताजी एम्स में है। हम नहीं चाहते कि बहुत सारी खबरें संगत के बीच में जा कर के अफरा तफरी वाला माहौल बनाए। मेरा भी मन करता है साहब पूज्य पिताजी को देखा हूँ, लेकिन मैं नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे जैसे 10 लोग गए साहब तो मेरा नंबर 11वां होगा, 11वीं भीड़ का हिस्सा जो बनूंगा वो मैं भी बनूंगा। अव्यवस्थाएं जो बिगड़ेंगी 11वें आदमी की वजह से, वो मेरी वजह से बिगड़ेगी साहब। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से कभी भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं बिगड़े। तो मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि कभी भी अगर आपको कोई जानकारी इस तरीके की मिलती है कि पूज्य हजूर पिताजी फलाने फार्म हाउस पे हैं, पूज्य हजूर पिताजी फलाने अस्पताल में हैं, पूज्य हजूर पिताजी माता जी को मिलने आए हैं, पूज्य हजूर पिताजी को 1 दिन की प्रॉब्लम मिली है, आधा दिन की मिली है, इलाज के लिए आए हैं, मत दौड़ा कीजिए साथ संगत जी, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। और मेरा आप सबसे एक और निवेदन है साथ संगत जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, ईश्वर की भक्ति भावनाओं का खेल है। ईश्वर की भक्ति भावनाओं का खेल है। और पूज्य हजूर पिताजी ने कबीर साहिब जी के बहुत सारे दोहों को सत्संग के माध्यम से भी हमें समझाया कि मोगू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर मस्जिद ना ही काबे कैलाश। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बिल्कुल भी किसी की बातों में मत आया करो। लोग आपकी भावनाओं को आहत करने के लिए आपके आगे पीछे घूमते हैं। जैसे अभी संजीव का तुम तो सिर्फ नेतागिरी कर सकते हो। अरे मैं नेतागिरी भी कर सकता हूँ, भक्ति भी की है, आगे भी कर सकता हूँ भक्ति। ये मालिक जाने, जितना उसने काम लेना ना वो ले लेगा। और मुझे किसी के सवाल के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कंसर्न आदमी नहीं हूँ। जब मुझे नेतागिरी करनी है तो इस नेताजी की बात सुनने आए क्यों? एक्चुअली सच्चाई है साथ संगत जी, क्योंकि सच ये है कि पूज्य हजूर पिताजी की तबीयत खराब है। पूज्य हजूर पिताजी के पेट में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है उनके, और हम सिर्फ उन्हीं से अरदास कर सकते हैं, पिताजी अपने आप को ठीक कर लो, क्योंकि उन्होंने ना जाने मुझ जैसे कितने लोगों के शरीर को बिना कट लगाए, बिना टाका लगाए ऑपरेशन करके ठीक कर दिया। तो क्या वो अपने रोग ठीक नहीं कर सकते? लेकिन जैसा मैंने इतिहास में पढ़ा है, जो सीखा है, जो समझा है, जो उन्होंने समझाया है, वो ये है कि संत अपने शरीर पर दुनिया का भार उठाते थे, उठाते हैं, और जब जब इस सृष्टि पर कष्ट रहेगा वो अपने शरीर पर उस भार को उठाते रहेंगे साहब। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई हम थे, वो थे, पता नहीं कौन कौन थे। लेकिन मेरा एक मानना है और एक कहना है मेरा आप सबसे, हम थे तो क्यों थे, और हम थे तो हमने क्या किया। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, किसी के बहकावे में मत आया करो आप। लोग आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं। मैं एक और सवाल छोड़ के जाऊंगा। अभी मुझे पता है संजीव भाई देख रहे हैं, और मेरा कहना भी और मेरा सवाल भी है, और ये सवाल बहुत सारे सेवादार आप पूछना शायद शुरू करेंगे आज के बाद, और मैं चाहूँगा कि शासन जरूर पूछें आप। अभी हमने पीछे कहा था कि भाई जब 150 पन्नों की आपके पास मेडिकल रिपोर्ट, तो सार्वजनिक करें उसे, उसमें से 5, चलिए 5 पन्ने ही सही, लेकिन किए सार्वजनिक। पांच पन्ने उजागर किए। अब ये बात कही जाती है कि पूज्य हजूर पिताजी को मारने की साजिश है, झूठी मेडिकल रिपोर्ट है। तो मुझे बताएं कि वो झूठी मेडिकल रिपोर्ट, सेठिया साहब ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ, पूछ लीजिएगा आप भी। जो झूठी मेडिकल रिपोर्ट लगाई गई, वो रिपोर्ट क्यों लगाई गई ये तो बता दिया, ये तो समझ में आ गया भाई चलो जी रिपोर्ट झूठी है, देखो पिताजी को मारने की साजिश, शुगर बीपी हाई, पता नहीं कुछ कुछ बता दिया पिताजी के लिए। लेकिन क्या उस रिपोर्ट को लगाने के लिए माननीय न्यायालय ने कहा था कि भाई लाइए अब बाबा जी की कोई मेडिकल रिपोर्ट हो तो दे दो हमें? कोई तो वजह रही होगी उस रिपोर्ट को लगाने की कोर्ट में। जैसे मैंने अभी संजीव भाई को ब्लॉक किया, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ब्लॉक किया, इसकी एक वजह है ब्लॉक करने की, क्योंकि ये खामा का उछल कूद करेंगे, कुछ कहेंगे, मैं इस प्रोग्राम के फिर अनब्लॉक कर दूंगा। वो मेरा तरीका यही है करने का। आप ब्लॉक कर दिया प्रोग्राम के बीच में,
थोड़ी देर बाद फिर अनब्लॉक कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर मैं ब्लॉक नहीं करूँ तो मैं अपनी जो मुझे आपके सामने भड़ास निकालने से आप नहीं निकाल पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन आप समझिए इस बात को कि अगर रिपोर्ट लगाई गई है न्यायालय में तो क्यों लगाई गई, वजह क्या रही, व्हाट इज द रीजन, उस रिपोर्ट को लगाने की जरूरत क्या थी, इस पर चर्चा हुई कभी आपके साथ? नहीं हुई तो पूछिएगा जरूर साथ संगत जी। जो 150 पन्ने की जो रिपोर्ट है मेडिकल की जो लगाई गई है मुकदमे में, वो क्यों लगाई गई है, व्हाट इज द रीजन, क्या कह करके लगाई गई कि ये बीमार आदमी जी ने छोड़ दो, ये क्या करके लगाई गई, या ये क्या कर लगाई जी, ये लो जी ये बीमार आदमी जी इन्हें तो हम साजिश करके निपटाएंगे, ये क्या करके लगाई गई? आखिर रीजन क्या, पूछिएगा उन लोगों से जो ये दिखा रहे हैं ना पन्ने हिला हिला के कि भाई ये 150 पन्ने की रिपोर्ट है हमारे हाथ में, ये देखो आप अंडरलाइन कर करके कि जी ये हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ठीक है, एग्री हूं मैं कि भाई 150 पन्ने की रिपोर्ट है तो मौके की ना, मुकदमे की रिपोर्ट है ना। अगर वो रिपोर्ट मुकदमे में लगाई गई है तो फैब्रिकेटेड तो नहीं है साहब, ये तो आपको माननी होगी। वो झूठी है, सच्ची है, असली है, नकली है, विषय ये नहीं है। विषय सवाल ये है कि आखिर वो रिपोर्ट क्यों लगाई गई है, वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन साहब, रीजन क्या है उस रिपोर्ट को लगाने का, वो भी बताइएगा। सासंगा जी मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि प्लीज आप सबसे मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये बात भी जरूर पूछें जब भी प्रोग्राम होता है, आज शाम को होगा, कल होगा, जब भी पूछेगा आप जरूर उनसे कि भाई हमें ये बताएं कि आखिर रिपोर्ट क्यों लगाई गई। रिपोर्ट लगी है पक्की बात है, जब है तो साहब लगी है, लेकिन उस रिपोर्ट को प्रोड्यूस करते वक्त कोर्ट में क्या कहा गया। जो डेरा सच्चा सौदा के वकील रहे उस वक्त, पूज्य जी पिताजी भी रहेंगे कोर्ट में उस वक्त जिस वक्त दी गई है कि ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट है जी, ये आप इसमें संलग्न कर लें मुकदमे में रखें इस रिपोर्ट को। जिस रिपोर्ट के बारे में ये चर्चा है कि भाई इस रिपोर्ट से पूज्य पिताजी को मारने की साजिश रची जा रही है, तो जब वो साजिश रची जा रही थी तो वो जब कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा था वो क्या कह करके किया जा रहा था, क्यों किया जा रहा था, इस पर भी चर्चा कीजिएगा सासंग जी, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सासंग जी बिल्कुल ओपन माइंड चीजों को देखिएगा, सुनिए और समझिए। जैसे आप 45 मेंबरों से सवाल करते हैं, मैनेजमेंट से सवाल करते हैं, यहाँ भी आके हमसे पूछते हैं, यही सवाल जो मैंने आपसे किया है ये पूछिएगा जरूर कि व्हाट इज द रीजन प्रोड्यूस ए रिपोर्ट ऑफ पूज्य हजूर पिताजी। जो पूज्य हजूर पिताजी की जो रिपोर्ट लगाई गई है मुकदमे में, जिसे आप कह रहे हैं साजिश का हिस्सा है, पिताजी को मारने की साजिश है, उसे लगाते वक्त जब भाई रिपोर्ट है आपके पास, रिपोर्ट से पहले वाला पैराग्राफ भी होगा कि आखिर क्यों लगा रहे हैं, क्या हमें राहत चाहिए इसलिए लगा रहे हैं या हमें फंसना इसलिए लगा रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है साथ संगत जी, तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि पूछोगे तो सवालों के जवाब मिलते हैं। तो अगर और किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन्हें ब्लॉक करना है वो मुझे समझने दो, किसको क्या कि ब्लॉक करना है या रिमूव करना है नहीं करना है, कि मुझे पता है कि किसकी मंशा क्या है। क्या मैं अभी आप लोगों के साथ बैठ कर के वोट की बात कर रहा हूँ या पूज्य हजूर पिताजी के स्वास्थ्य की बात पर चर्चा कर रहा हूँ? स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहा हूँ। जिस दिन राजनीति पे बात करूंगा मैं पूरा दिन लाइव रहता हूँ अपने फेसबुक पेज पर, वहाँ चैट कर लिया करो, वहाँ चैट करो मेरे साथ कि भाई ये नाली क्यों नहीं बनी, तुम्हारी राजनीति करनी है वहाँ करो। लेकिन अभी मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आपसे बैठ के पूज्य हजूर पिताजी के स्वास्थ्य की बात पर चर्चा कर रहा हूँ। तो उस पर जुड़े हुए सवाल आप पूछ लें, आप खुद पूछताछ कर सकते, वो ब्लॉक नहीं करते अगर हम बदतमीजी नहीं करते, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल तो मेरा उन सेवादारों के लिए जो देख करके भ्रमित हुए जा रहे हैं। संतोष भाई मैं भ्रमित नहीं हूँ, मुझे पता है क्यों लगाई गई वो रिपोर्ट, और मैं चाहता हूँ कि वो अपने मुखारबिंद से आपको समझाएं कि हाँ जी ये रिपोर्ट थी या नहीं थी। मैं बहुत अच्छे जानता हूँ कि रिपोर्ट, हरी जी कह रहे हैं बनाते वक्त हाथ नहीं कांपे। हरी जी हाथ कांपने ना कांपने की बात नहीं है इसमें, आप समझें एक बात को। एक रिपोर्ट, मेरा सवाल बहुत सीधा है कि उन्होंने कहा कि पिताजी को मारने की साजिश है उस रिपोर्ट के अंदर। मैंने कहा ठीक है, एग्री,
लेकिन उस रिपोर्ट को लगाते वक्त क्या कहा गया कोर्ट में कि ये बीमार आदमी है जी, इनको मत बुलाया करो कोर्ट में, क्या कहा गया? आखिर उस सच को भी समझने की कोशिश करो। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल आप लोग पूछें, मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो समझ रहा हूँ इस बात को। मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ, मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई कहानी ये। लेकिन आप लोग सब समझदार हैं, मालिक के बहुत नज़दीक हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत फिक्रमंद है सदगुरु के। आप मुझसे बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं आप सब पिताजी की। लेकिन इस फिक्र का जिक्र तो हो साहब कहीं कि अच्छा चलो जी, रिपोर्ट तो लगाई थी, रिपोर्ट आपने दिखा दिया, मैं 150 पन्ने की रिपोर्ट है, हम आभारी हैं आपके। लेकिन अब हमें यह बताओ कि इस 150 पन्ने की रिपोर्ट को जब लगाया गया, क्या कह करके लगाया गया, और इस 150 पन्ने की रिपोर्ट के बाद पूज्य हजूर पिताजी के मुकदमे में क्या बदलाव आया? ये दो चीज़ें पूछ लीजिएगा। पहले तो मेरे दिमाग में एक ही थी, दूसरा ख्याल पिताजी ने दे दिया कि क्या बदलाव आया मुकदमे में। ये दो चीज़ें हैं, पूछिएगा ज़रूर आप कि जब मेडिकल रिपोर्ट लगाई गई तो क्या कह करके लगाई गई कोर्ट में, और जब लग गई रिपोर्ट, जज ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि अगर आज फाइल में है वो रिपोर्ट, साध्वी यौन शोषण मामले में अगर वो रिपोर्ट है, अगर वो रिपोर्ट है तो क्या कह करके ली गई, और उसका रिपोर्ट का क्या असर हुआ मुकदमे पर? ये दो चीज़ें पूछ लीजिएगा आप। हरीश जी, वो रिपोर्ट झूठी है सच्ची है वो मसला नहीं है, सवाल ये है कि उस रिपोर्ट से पहले मुकदमे की स्थिति क्या थी, उस रिपोर्ट के बाद मुकदमे की स्थिति क्या रही, ये सवाल है। तो अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं यार तो बहुत अच्छी बात है साहब। लेकिन सेतिया साहब, मैं उम्मीद करूंगा आप पूछिएगा ज़रूर। हो सकता है मैं आपसे फ़ोन करके बाद में पूछना, नंबर है मेरे पास आपका, कि साहब कल पूछ लूँगा, चलो मैं आपसे, आज आप बात कर लीजिएगा भाई, जब जो रिपोर्ट लगाई गई 150 पन्ने की, उस रिपोर्ट को लगाने से पहले मुकदमे की स्थिति क्या थी, उस रिपोर्ट को लगाने के बाद मुकदमे की स्थिति क्या है। मुकदमे की स्थिति का मतलब कि क्या कह करके वो रिपोर्ट लगाई गई थी, और उस रिपोर्ट को जब कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि हाँ ये रिपोर्ट है, डॉक्टरों की जाँच है, डॉक्टरों का प्रिस्क्रिप्शन इसमें है लिखा हुआ, तो उसके बाद क्या कोर्ट का निर्णय आया उस रिपोर्ट को देखने के बाद, इस पर बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे मैं पूछ लूं साहब, अगर आप आज्ञा दे तो मैं पूछ लूँगा। आप लिख कर कह सकते हैं हाँ पूछ लेना, मत पूछना, तो आप सीधे साहब लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन मेरा नाम लेके बेशक से पूछ लीजिएगा। बिजेंद्र ने ऐसा कहा है कि भाई वो संगत को भड़का रहा है कि संगत पूछे कि भाई अगर 150 पन्ने की रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट को लगने से पहले स्थिति क्या थी और रिपोर्ट लगने के बाद की स्थिति क्या है, पूछिएगा ज़रूर। और बहुत सारी झूठी कहानियों से सत्संग जी सावधान रहो, बहुत सारी झूठी कहानियों से सावधान रहो। जाने अनजाने आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने एफिडेविट दिए इसलिए कि आप बेपरवाही से प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार के बीच में जो शातिर लोगों उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया उसको, कि उसमें डेरा सच्चा सौदा की असीमता की बात ख़त्म की जा रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा एक क्रिमिनलों का अड्डा है। आप रोज़ सुनते हैं बैठ करके, आप ये भी सुनते हैं कि डेरा सच्चा सौदा वैश्यावृत्ति का अड्डा बन गया है। पिताजी के वचन है, वीडियो दिखाई देते हैं जिसमें पिताजी वचन कर रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, डेरे के आसपास रहने वाले बहुत गलत काम कर रहे हैं आजकल, वैश्यावृत्ति करते हैं, हरामखोरी करते हैं, बहुत बुरा हश्र होगा। पिताजी ने कहा डेरे के आसपास, और मुझ जैसे किसी मनमते ने कहा कि नहीं नहीं डेरे के आसपास, डेरे के अंदर ही होता है। आपने कहा वाजिबा, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। हमारी मानसिकता क्या हो गई, हम क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनने आए थे और क्या सुनना चाहते हैं। हम सुनने आए थे पिताजी के हालचाल, पिताजी के मुकदमे की बात, लेकिन हम सुन रहे हैं डेरे में वैश्यावृत्ति होती है। हम सुन रहे हैं कि मोड़ मंडी में जो लोग मर गए जल करके, जो बच्चे जल के मर गए, उसकी जिम्मेदारी डेरा मैनेजमेंट की है, डेरा सच्चा सौदा की, और मैनेजमेंट की अगर जिम्मेदारी तो वो जिम्मेदारी पूज्य हजूर पिताजी की है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा पूज्य हजूर पिताजी का है। इसका एक उदाहरण और सुन लीजिए आप। खट्टा सिंह ने अपने बयान में कहा कि जब मैं तेरावास में गुफा में गया तो मैंने राम रहीम जी को कहते सुना कि उसको गोली मार देना, कहते सुना, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा उसने कि मैंने देखा जी गोली मारी गई है या गुरुजी ने गोली मार दी। क्या कहा गया, साजिश 120B के तहत पिताजी को आजीवन कारावास हो जाता है छत्रपति हत्याकांड में। जिस सदगुरु ने हमें शिक्षा सिखाई और जो राह दिखाई कि बेटा अगर आपको आपके घर के आसपास या डेरे में भी कहीं भी अगर आपको जहरीला बिच्छू भी मिल जाए, एक सांप भी मिल जाए ना, वो भी जंगल में दूर छोड़ के आना, उसे मारना नहीं सिखाया, लेकिन उस पर इस साजिश को रचने का आरोप लगा दिया जाता है और आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है।
समझेंगे तो सही आप, लेकिन जब समझेंगे जब घर बार लुट जाएगा, उसके बाद समझेंगे आप। मुझे बताएं आपकी साध्वी यौन शोषण में मोड़ मंडी बम ब्लास्ट का क्या रोल है? समझ में आए तो बताइएगा। साध्वी यौन शोषण में डेरा सच्चा सौदा के आसपास हो रही वैश्यावृत्ति से क्या संबंध है? कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है साथ समझ। लेकिन आपको रोज शाही पनीर खिलाया जा रहा है, कभी मसाला तेज कर दिया जाता है, कभी मसाला कम कर दिया जाता है, और आपको बड़ा टेस्ट आ रहा है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि टेस्ट लेना किस चीज का है। इस बात का टेस्ट या हमें ये समझना है कि जो कुछ चल रहा है वो क्यों चल रहा है। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, बस मेरा आपसे निवेदन है कि हाँ जी कहना और इसी गांव में रहने वाली बातें छोड़ करके जो सही है, जो आपको समझ में आए और एक्चुअल में समझ में आए। आज पता लगा कि डेरा भी झूठ का सहारा लेता है। क्यों? डीके इंसा जी, अभी तो कुछ पता लगा ही नहीं, अभी तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। आपसे किसने कहा कि झूठ का सहारा लेते? हमने बहुत सीधा सा सवाल पूछा। यही तो समस्या है, जब आप खुद ही वकील बन के किसी दूसरे की दलील देने लगते ना, सवाल जिससे वो क्या देगा जवाब आपको पता ही नहीं है अभी। लेकिन सवाल मैंने पूछा, आप जवाब दे रहे हैं कि आज पता लगा हमें कि डेरा सच्चा सौदा झूठ का सहारा लेता है। डेरा सच्चा सौदा क्या करता है क्या नहीं करता है वो विषय अलग है। अगर मैंने पूछा कि अगर एक मेडिकल रिपोर्ट लगाई जाती है, ध्यान दीजिएगा आप, अगर एक मेडिकल रिपोर्ट 150 पन्ने की लगाई गई है माननीय न्यायालय में, सीबीआई कोर्ट में, और उसमें बहुत सारी बीमारियां दिखाई गई, और उसमें यह कहा गया है कि भाई इनकी सेहत खराब रहती है, उनकी सेहत खराब रहती है। मैंने तो सिर्फ यही तो कहा कि आप पता करवा लो ना कि भाई उस आखिर क्या कह करके वो लगाई गई। लेकिन नहीं जी, आप तो खुद दलील दे रहे हैं कि नहीं जी आज पता लगा मैं तो डेरा झूठ का सहारा रहता है। डेरा झूठ का सहारा नहीं ले रहा है। उसमें लिखा गया था कि पूज्य पिताजी की तबीयत खराब रहती है, और आज आप देख भी रहे हैं पिछले 2 महीने 5 बार पूज्य पिताजी मेदांता में रह लिए, पीजीआई रोहतक रह लिए, और कल एम्स दिल्ली में भी रह लिए। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ आखिर क्या कह करके वो रिपोर्ट प्रोड्यूस की गई न्यायालय में, कि जी हम हंसी मजाक में लगा रहे हैं जी, देख लो जी मेडिकल रिपोर्ट बनाई हमने, ऐसे क्या लगाया, या ये कहा कि ये गंभीर बीमारियों से के बीमार लोग हैं, या ऐसे हैं वैसे हैं, कैसे क्या कह कर लगाया। आपको एक बात समझनी होगी संतोष बहन, तो बाद में आए, पहले मैनेजमेंट और वकील क्या किया जो सारे केस में पिताजी को सजा करवा दी। आप एक बात समझिए, आप एक बात समझिएगा, आपको ये समझना है कि सबसे पहले तो मुकदमा किसके साथ है? मुकदमा गवर्नमेंट्स के साथ है, सरकार के साथ है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। ये मुकदमा खट्टा सिंह ने नहीं लड़ा है, ये मुकदमा अंशुल ने नहीं लड़ा है, ये मुकदमे लड़े गए हैं जो ये सरकारों के साथ मुकदमे हैं। और सरकारें कैसे लड़ती हैं वो आपको मुझसे बेहतर पता है। लेकिन चलिए, हरीश जी लिख रहे हैं कि हरीश लिख रहे हैं, भाई जी आप या तो सच बोलना नहीं चाहते। सच बोल रहा हूँ तभी तो आपको समझाया साहब, आप समझो चीज़ों को। और मैं चाहूँगा कि इस सच को आप भी, जो मैंने झूठ बोला ना उसको सच को आप सुन ले। लेकिन भैया रिपोर्ट तो झूठी बनाई गई। सही, आप क्यों बोल रहे हैं इस बात को झूठी बनाई गई है? सेठिया साहब मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, आप दूसरे का वकील बन के दलील क्यों दे रहे हैं? जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, शाम को पूछ लीजिएगा उनसे कि भैया हमें ये बताओ कि भाई जब जो मेडिकल रिपोर्ट प्रोड्यूस की गई पिताजी की, कल तक आप अभी देखो, आप मजेदार बात सुनना सेठिया साहब, आपने कहा कि लेकिन भैया रिपोर्ट तो झूठी बनाएगी, यानी आप मान रहे हैं कि रिपोर्ट झूठी है, आप मान रहे हैं इस बात को। और लेकिन क्या कहा जा रहा है, ये देखो जी एमडीएच ने साजिश रच दी पिताजी को मारने की। उस वक्त आप क्यों नहीं कहते नहीं रिपोर्ट तो झूठी है? तुम बोल कैसे रहे हो? बहन हनीप्रीत को अगर पिताजी ने बेटी कहा तो आपके मेरी बहन है साहब, सारे मसले खत्म होते हैं। लेकिन नहीं, मजा आ रहा है साहब एमडीएच सुनने में आपको। आपने मान लिया, आप मान रहे हैं साहब कि रिपोर्ट झूठी है, ठीक है, लेकिन जो आदमी आपका फुद्दू काट रहा है कि रिपोर्ट असली है, पिताजी को मारने की साजिश रची गई है, उस बात को क्यों नहीं मान रहे? मुझे जरूरत ही नहीं साहब रिपोर्ट देखने की। हरीश भाई मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ यार, मुझे रिपोर्ट देखनी ही नहीं है, मुझे कभी जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, क्योंकि कहानियों की जरूरत साहब उन्हें जिन्हें सच नहीं पता है।
भले ही हम दिल्ली रहते हैं साहब, डेरा सच्चा सौदा 300 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और पूज्य हजूर पिताजी ने, बलविंदर जी रिपोर्ट नहीं पढ़नी मुझे, मेरा सवाल है, आप सुन नहीं रहे। आप, मैंने कहा कि आप जो रिपोर्ट पढ़ा रहे हैं, आपको जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उनसे पूछो कि भैया जब रिपोर्ट लगाई गई तो क्या कहा गया कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में गए कागज ये लो जी रिपोर्ट है हमारी, इसको लगा लो कागजों में। कागज क्यों लाए हो, किसके हैं, किस लिए लगाने हैं, समझ रहे हैं आप। ये कागज है तो किसका कागज है, ये कागज तो क्यों लगाना है। आप उनसे पूछो कि जब ये क्यों की बात है तो क्या कह करके क्यों लगाया गया कागज, ये पूछो ना आप साहब। अच्छा लगेगा आपको सबको, जब जवाब सुनेंगे तो अच्छा भी लगेगा आपको। और फिर ये पूछना कि उस रिपोर्ट से पहले, रिपोर्ट लगने के बाद कोर्ट ने क्या राहत दी, या कोर्ट ने क्या शिकंजा कसा अपना पूज्य पिताजी के मुकदमे में। इन दो सवालों के साथ मैं प्रोग्राम छोड़ रहा हूँ। मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे, कल परसों जब भी मौका लगेगा दोबारा से। तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम, जो दूसरे डेरे के बिना देखने वाले लोग हैं, और अपने सारे भाई बहनों को धन धन सदगुरु तेरा ऐसा। मेरी इस बात से किसी को तकलीफ हुई हो कि भाई बिंदर ने यूँ क्यों कहा कि वकील बन के दलील दे रहे हो, दलील नहीं दे रहे हैं आप अपना धर्म निभा रहे हैं साहब, आप निभाइए। लेकिन मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे से, मैं भी टाइप करके छोड़ूंगा सच की राह पर, और मैं चाहूँगा कि आप सब पूछें ज़रूर। सुधीर जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। पिताजी बिल्कुल सब कुछ ठीक करेंगे। अगर रिपोर्ट है आपके पास 150 पन्नों की, तो जब 150 पन्ने तो साहब एक पन्ना और भी है 150 पन्ने से पहले, जिसमें लिखा गया है कि रिपोर्ट क्यों लगाई जा रही है। और 150 पन्ने के बाद जज का ऑर्डर भी होगा कि भाई इसमें अच्छा ये रिपोर्ट ऐसी है तो इस पर शिकंजा कस लो डेरे के ऊपर, या डेरे को राहत दे दो, कुछ तो कहा होगा। ये दोनों कागज, एक पहला रिपोर्ट से पहले का पन्ना और एक रिपोर्ट के बाद का पन्ना। मैं कोई मतलब नहीं निकाल रहा हूँ सेतिया साहब, आप ही निकाल रहे हैं। आपने कहा कि भाया रिपोर्ट तो झूठी है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप ही कह रहे हैं। लेकिन चलिए स्वागत है आपका, क्योंकि आप समझते भी हैं, आप समझदार भी हैं, और आपको पता भी है। यानी आप भी बहन मान रहे हो कि सरकार ने ही सब कुछ किया, अंदर के कुछ लोग। क्या ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, हैं कुछ लोग, होंगे कुछ लोग साहब, और रहेंगे हमेशा कुछ लोग। क्योंकि ऐसा नहीं कि आज से ये सब, जब बेपरवाह मस्तानी जी तब से बेईमानियां होती आ रही हैं, तब से लोग गद्दारियां करते आ रहे हैं डेरे से। परम पिताजी के टाइम पे क्या कम गद्दारियां थी, और हजूर पिताजी के आते हैं तो साहब कलयुग पूरे यौवन पे अपने पूरी बेईमानियां हुई हैं। मैं इससे मना नहीं करूंगा, नहीं हुआ कुछ, लेकिन क्या सारे करप्ट हो जाएंगे। लेकिन चलिए दो सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इस रिपोर्ट से पहले कौन सा कागज कहकर के रिपोर्ट लगाई गई थी, क्या कहकर के रिपोर्ट लगाई गई थी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस रिपोर्ट लगने के बाद क्या राहत मिली। मिलते हैं बहुत जल्दी दोबारा से, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय। और एक विनती और है आप सबसे, प्लीज़ आप एम्स में सारी रिपोर्ट सच आ जाएगी बिल्कुल। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, प्लीज़ आप शेयर भी कीजिएगा, बहुत सारे साथी सेवादारों को कि भ्रम भी टूटने चाहिए। अगर आप शेयर करेंगे तो अगर पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ एक बटन दबेगा साहब शेयर वाला। उम्मीद करता हूँ कि जो देख रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, सच जानना चाहते हैं, वो सच की राह को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल परसों जब भी मौका लगेगा, थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन जब जब व्यस्तता से पीछा छूटेगा तब तब आते रहेंगे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।